अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। शो में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की हतमी शक्ल दे दी गई है। स्क्वाड को कुछ एक्सपेक्टेड चेंजेस थे टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर, वो कर दिए गए हैं और एक आधे नाम इस तरीके से सामने आए हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे और उनको भी टीम में शामिल कर लिया गया है। तो हम इस बारे में बात करेंगे आज शो में। साथ ही साथ पाकिस्तान के कौमी क्रिकेटर हैं फास्ट बॉलर हसन अली, उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं कुछ, उसके बारे में भी बात होगी। उनका कहना है कि टीम में कोचिंग के जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे वक़ार यूनुस और मिसबाह उल हक, उनको वर्ल्ड कप तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए थे और उसके बाद फैसला करना चाहिए था कि आया उनको टीम के साथ रहना है या नहीं। और साथ में हम बात करेंगे नेशनल T20 कप की सेमीफाइनल्स का आगाज़ होने जा रहा है और साउथर्न पंजाब और बलूचिस्तान की टीमें जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तमाम बारों में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जनाब फवाद मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप जो हतमी शक्ल T20 स्क्वाड को दी गई है पाकिस्तान की, किस तरीके से देख रहे हैं उसको? देखिए, टीम तो जो अनाउंस हुई थी, तो अब जो टीम नजर आ रही है उससे तो बेहतर है। बट सवाल सिर्फ ये बनता है कि एक महीना पहले भी नहीं, मेरे ख्याल से उससे भी कम अरसे पहले ये टीम अनाउंस हुई थी और कौन से ऐसे प्लेयर थे जो शामिल हुए हैं जिनको पहले शामिल नहीं किया जा सकता था। तो ये एक मीडिया के प्रेशर पे आप टीम अगर इस तरह से चेंज करेंगे तो ओवरऑल क्रिकेट को नुकसान होगा। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवालिया निशान तो खुद चीफ सिलेक्टर साहब पे बनता है कि जिन्होंने अपनी ही टीम को चेंज कर दिया। होता ये है कि वो उसको स्टैंड करते कि नहीं जी यही टीम जाएगी, मैं ये समझता हूँ और ये परफॉर्म करेंगे। सो वो मुझे लगता है थोड़ा सा जो लड़के बाहर हुए हैं उनके साथ इसलिए ज्यादती हो गई कि आपने उनको शॉक दिया ना। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे और मुस्तकबिल में खेलेंगे, और फिर हमारा ओवरऑल दुनिया में तो यही बात हुई कि जी पाकिस्तान तो मतलब कोई कहीं तरीके से आप मैनेज ही नहीं कर सकते, आप इतना छोटा सा काम आप बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो ये गलतियां कोताहियां तो हुई हैं जिसपे बात होनी चाहिए और अकाउंटेबल बनाना चाहिए जिनसे भी हुई हैं ये। फवाद साहब, आपने क्योंकि चीफ सिलेक्टर का जिक्र किया मोहम्मद वसीम का, आप क्योंकि जब तब्दीलियां कर दी गई हैं स्क्वाड के अंदर तो उनका मुस्तकबिल आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि मोइन खान जो है उनको बतौर चीफ सिलेक्टर रिप्लेस भी कर सकते हैं। देखिए, अब ये देखना है कि कौन चीफ सिलेक्टर आता है। अब ये लेकिन फवाद साहब विकेट गिरते हुए आप देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, वजाहत प्रॉब्लम सारी है कि जिस तरह से नई मैनेजमेंट आई है तो आपने देखा कि हम तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वर्ल्ड कप से पहले मिसबाह और वकार यूनुस को चेंज कर दिया जाएगा। सो वो आपके मैनेजमेंट पूरी चेंज कर दी। तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि आप जब के रमीज राजा ने ये कह दिया है कि जी ये जो सिलेक्शन कमेटी जिस तरह से टीम बनाती है, ये जो प्रोसेस है, मैं इससे अग्री नहीं करता और मैं पुराने उसी प्रोसेस पे जाऊंगा कि जहाँ पर 3 सिलेक्टर्स होते थे और वो इंडिपेंडेंटली काम करते थे। सो इससे तो यही लग रहा है कि इनका रहना मुश्किल है मेरे ख्याल से, जो नजर आ रहा है। फवाद साहब, कुछ तब्दीलियां तो एक्सपेक्टेड थी। शुएब मलिक और फ़खर जमान के नाम तो बदस्तूर चलते आ रहे थे कि इनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर दिया जाएगा स्क्वाड के अंदर, लेकिन 2 नाम बड़े हैरत अंगेज तौर पर सामने आए। उनकी कारकर्दगी नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त रही है नेशनल T20 कप के अंदर। सरफराज अहमद और हैदर अली की किस तरीके से उनकी शमूलियत को देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपसे लास्ट टाइम भी मेरी एक जगह बात हुई थी तो मुझसे वो यही कह रहे थे कि आजम या सरफराज के हवाले से। देखिए, आजम एज ए विकेट कीपर बैट्समैन आया था और आपने उसे किस जगह इस्तेमाल करना था, वो एक डिफरेंट तरह के प्लेयर हैं। इसी तरह सरफराज एक मुख्तलिफ उसके प्लेयर हैं। सरफराज 4-5 नंबर पे बड़ा अच्छी बारी कर सकते हैं, सिंगल डबल और तेज खेल सकते हैं। आजम उनके मुकाबले में हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, पावर हिटिंग कर सकते हैं। सो ये अगर आपने 15-20 दिन बाद क्यों देखा सरफराज की, क्या सरफराज को ट्रायल्स की जरूरत होंगी या उसे परफॉर्म करना पड़ेगा? सरफराज ने बड़ी क्रिकेट खेली है। सो ये तो पहले डिसीजन अगर ले लिया था कि जी इन्हें आपने 7 नंबर पे एज ए विकेट कीपर बैट्समैन आजम को खिलाना है और रिजवान ने एज ए बैट्समैन खेलना है, समझ में आने वाली बात है। तो ये मेरी कुछ समझ नहीं आएगी एक आध महीने में क्या हुआ कि ये चेंज आनी पड़ी। इसी तरह से अगर आप बात कर रहे हैं, आपने दूसरा किसका ना, हैदर अली की बात, हैदर अली की जी। तो हैदर अली को आपने इस टीम में आप इस परफॉर्मेंस में लेके आए हैं। अब देखना ये है कि हैदर अली इज डूइंग वेरी वेल। पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन अब वो कितना कंसिस्टेंटली
इस डोमेस्टिक की अपनी परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हैं और उस तरह से परफॉर्म करते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि वो आए थे यहाँ पर परफॉर्म किया था, बट इंटरनेशनल लेवल पे वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाए थे। फवाद साहब, क्योंकि हम सरफराज की बात कर रहे हैं, आप उनको प्लेइंग 11 के अंदर कहीं फिट होते देख रहे हैं? क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर को हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे और भी खिलाड़ी जमा हो गए हैं जो कि बड़ी हिट्स भी लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको बैकअप विकेट कीपर के तौर पे देख रहे हैं या फिर उनकी कहीं जगह बनते हुए नजर आ रही है आपको? मुझे तो सिर्फ इसी सूरत में था कि जैसे शोएब मलिक वाला रोल जो है वो सरफराज भी कर सकते हैं। तो बात यह है कि अगर आप सरफराज को खिलाएंगे तो शोएब की जगह नहीं बनेगी, बिकॉज शोएब, हफीज, सरफराज ये तीनों एक किस्म के बैट्समैन हैं। तो अब इसलिए देखना है कि सरफराज को रखा कि सिर्फ इसी सूरत में ही उनकी जगह बनती है। तो विकेट कीपर बैट्समैन तो सरफराज बिल्कुल खेल सकते हैं, रिजवान बड़ी तगड़ी फील्डिंग करते हैं, तो ये हो तो सकता है। और मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि वाइट बॉल क्रिकेट में आप सरफराज को, अगर आपको मिडिल ऑर्डर में ये लड़के नहीं मिल रहे हैं तो सरफराज फिट है, आप एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खिलाएं और रिजवान एज एन ओपनर खेल सकता है वनडेज में भी, तो वो तो बनती है। बट अब ये है कि उससे शोएब के ऊपर प्रेफर किया जाएगा, हफीज के ऊपर होगा, बिकॉज ये जो बैट्समैन है तीनों, ये 4, 5, 6 इन नंबर तक खेलने वाले बैट्समैन है, इनके बाद के नहीं है। वो जो हम एक पावर हिटिंग की बात करते हैं वो नहीं है कि ये प्रॉपर बैट्समैन है, सिंगल थोड़ा सा टाइम लेते हैं एडजस्ट होने में, फिर उसके बाद भले वो तेज रन कर लेते हैं, लेकिन ये वो नहीं है कि जैसे आप कहते हैं आते ही आपने पावर हिटिंग स्टार्ट कर दी। मतलब अगर आप 7वें नंबर पे आ रहे हैं तो आपने 10 बॉलों पे 25-30, तो वो आसान नहीं है। और ये उस किस्म के प्लेयर्स भी नहीं कि जो 250-300 के स्ट्राइक रेट पे खेलें। फवाद साहब, आपने क्योंकि स्लॉगिंग, पावर हिटिंग की बात की, हम नेशनल T20 कप के अंदर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस देखें, क्योंकि हैदर अली और सरफराज की सिलेक्शन भी उसी में परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर हुई है। तो अगर हम रन स्कोरर्स की बात करें तो टॉप पर इस वक्त हमें 2 नाम नज़र आ रहे हैं, एक साहिबजादा फरहान है और एक शर्जील खान है। दोनों को कंसिडर नहीं किया गया है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। शर्जील खान का नाम कई बार डिस्कस भी हुआ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब कहते हैं कि अब किसी भी दागदार माजी वाले खिलाड़ी को टीम में उनके होते हुए तो मौका नहीं मिलेगा। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? अफसोस होता है मुझे इन चीज़ों पे, हम जब बातें कर रहे होते हैं दागदार माजी और ये और वो, तो चलें देखते हैं कितनी देर क्या नहीं होता और क्या कुछ। इनका तो कोई चीज़ें नहीं है जो बहुत सारों पे जिस तरह से बात हुई माजी में। हमें देखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को किसकी ज़रूरत है। शर्जील एक ऐसा प्लेयर था, इम्पैक्ट प्लेयर के जो मैच का पासा पलट सकता था और पलट सकता है। तो अब उन्होंने, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों ये किया। और जहां तक इस सब चीज का ताल्लुक है कि जो कुछ भी उनसे अगर उन्होंने गलती की थी तो वो उसकी सजा पूरी करके आ रहे हैं। लीग PSL में भी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे, और ये पहली बार तो कोई ऐसी चीज नहीं है। यहाँ पर वो लोग के जो बिल्कुल वीडियोस के साथ पकड़े गए, उन्होंने आके पाकिस्तान को खेला और बहुत अरसे तक सर्व किया, तो उन पे तो किसी ने कोई बात नहीं की। और तो हम ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं ऑन करप्शन और सारा कुछ, तो वो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। और अगर उस तरह से बाकी हम आ जाएं तो मुझे तो लगता है कि टीम भी पूरी नहीं बन पाएगी। सो हमें जरूर सोचना चाहिए कि हमारी टीम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और अब वापस साल 1.5 साल से वो खेल रहे हैं, उनका वापस आने के बाद क्या रवैया है। तो हम इस तरह से आप खुद सोचेंगे वेस्ट इंडीज और कौन कौन से प्लेयर दुनिया भर के हैं जो जो इन चीजों में रहे और वो वापस आए और अपने मुल्कों को रिप्रेजेंट किया। बहुत सारे मुल्क में ऐसे प्लेयर्स हैं। तो हम ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेट्स सी हम भी इधर हैं कि आगे क्या होता है। फवाद साहब, क्योंकि आपने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात की है, शर्जील खान ने अपना बैन का जो उनका टाइम था पूरा वो पीरियड सर्व किया, उसके बाद PSL के अंदर उन्होंने रिप्रेजेंट किया टीम्स को, अब वो नेशनल आपके डोमेस्टिक कप भी खेल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया है वो अपनी पनिशमेंट सर्व करने के बाद। तो अगर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी थी तो आप उनको डोमेस्टिक क्रिकेट भी क्यों खिलाई जा रही है जब उनकी परफॉर्मेंसेस की बुनियाद के ऊपर उनको नेशनल टीम के अंदर कंसिडर ही नहीं करना? और देखें जी, और ऑलरेडी आके वो खेल चुके हैं, चीज खत्म होगी, अब आप क्या कर लेंगे। सो हमें तो अब ये बाज़ वक़्त अगर हमें कोई प्लेयर से कुछ पसंद नहीं आ रहा होता है, कोई और रीजन होता है, तो हमारे पास कहने को तो बहुत कुछ मौजूद होता है अगर हमें ना खिलाना हो। लेकिन मुझे इतना जरूर अंदाजा है कि हम अगर इनके बगैर जो जाएंगे तो वहाँ हम उन्हें मिस बहुत करेंगे, क्योंकि इस अपनी बेहतरीन फॉर्म में है, जो उन्होंने सेंचुरी बनाई है। जिसको भी क्रिकेट थोड़ी बहुत समझ है तो उनसे आप पूछें तो कहेंगे वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ नेशनल T20।
फवाद साहब जी, फवाद साहब बात करेंगे कुछ बाबर आजम की। उनके कांधों पे जो है वो कप्तानी का बोझ भी है, साथ में टीम काफ़ी ज़्यादा डिपेंड भी करती है उनकी बैटिंग के ऊपर। इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन के अंदर किस तरीके से देख रहे हो उनको अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए? देखिए, बाबर पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये एक सच बात है। उसकी वजह ये है कि बाबर की इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बेहतरीन रही है। बहुत टॉप 3 से 4 बैट्समैन दुनिया के जो हैं उनमें उनका शुमार होता है। सो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि एज अ कैप्टन वो डिलीवर करते हैं या नहीं करते। सो उनके कप्तानी के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है ये, कि अगर उनकी टीम ने उनकी कप्तानी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उनकी कप्तानी पे सवाल उठेंगे। प्लेयर तो वो बहुत बड़े हैं, और आप बड़े बहुत कम हुआ है कि इमरान खान एक ऐसे प्लेयर आए थे कि जो प्लेयर भी बड़े थे और ऐसे कैप्टन भी बड़ा अच्छा उन्होंने डिलीवर किया। वसीम ने भी किया, लेकिन आप ओवरऑल देखें तो बहुत कम बड़े प्लेयर हैं जो कप्तान के तौर पे कामयाब रहे। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन कप्तान के तौर पे वो कामयाब नहीं रह सके। सो अब बाबर से भी सवाल होगा, प्रेशर आएगा, और एज अ प्लेयर तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, उनका कोई मुवाजना ही नहीं है। तो वो तो इंशाल्लाह खेलेंगे, लंबा खेलेंगे, बहुत ज्यादा खेलेंगे, लेकिन कप्तानी में उनके अंडर टीम को डिलीवर करना पड़ेगा। प्रेशर बहुत होगा। इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूजीलैंड से भी जब रमीज साहब ने कहा कि जी हम इनसे भी एक टफ टाइम देंगे या हम इंशाल्लाह जीतना है, तो प्रेशर तो टीम पे आ गया है, नो डाउट अबाउट इट, जीतने का। फवाद साहब, अगर हम बात करें, क्योंकि ओपनिंग डिपार्टमेंट तो बाबर और रिजवान ने संभालना है और पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो अच्छी कारकर्दगी दोनों पेश करते हुए आए हैं पाकिस्तान के लिए। अगर हम मिडिल ऑर्डर की स्पेसिफिकली बात करें, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अब एक कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है कि कोई एक एंड संभालने वाले खिलाड़ी भी हमारे पास मौजूद हैं, कुछ हिट्स लगाने वाले भी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं ओवरऑल? देखिए, अब हैदर आपका जिस तरह से खेल रहे हैं वो टीम में आ गए हैं, उसके बाद शुएब मलिक हैं। मोहम्मद हफीज का देखना है, बिकॉज वो बीमारी से आ रहे हैं, किस तरह से वो कम बैक करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। लेकिन हफीज के आने से हमारी बॉलिंग भी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। सो हमारा मिडिल ऑर्डर नजर तो आ रहा है कि एक्सपीरियंस्ड भी है और यंगस्टर भी हैं। अब मिडिल ऑर्डर तगड़ा तो नजर आ रहा है देखने में। अब देखना ये है कि जिस लेवल पे ये लोग खेलने जा रहे हैं वहां पर ये परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। ये जरूर सवाल उठता है कि हमारा, एक तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, हम जिस तरह से खेल रहे हैं, एक चीज ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट किस तरह से हो रही है, उसमें हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये इस सवाल का जवाब हमें बस 10-15 दिन की बात है, मिलना शुरू हो जाएगा। फवाद साहब, अगर हम थोड़ी सी बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स की, कहीं ना कहीं शाहनवाज धानी या वहाब रियाज को हम मिस करेंगे? तो शाहनवाज धानी को समझ रहा था कि इन्हें टीम में होना चाहिए था, जिस फॉर्म में है और जिस तरह से वो T20 में बॉल करते हैं। हमने PSL में भी देखा, नेशनल अभी T20 जो है उसमें भी देखा, कि मुझे लगता है कि शाहनवाज धानी को हम मिस करेंगे, उन्हें टीम का होना चाहिए था। फवाद साहब, अगर हम थोड़ी सी स्पिन की भी बात कर लेते हैं, हमारे जो स्पिनर्स हैं वो काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जगह बनती थी जाहिद महमूद की, अगर हम बात करें, या उस्मान खादिर की, क्योंकि ऑब्वियसली वो डेडिकेटेड स्पिनर्स हैं, ऑलराउंडर्स नहीं है, तो T20 क्रिकेट के अंदर यूटिलिटी प्लेयर्स नहीं समझे जाते। लेकिन अगर उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी माजी के अंदर कारकर्दगी रही है। देखिए, सवाल सारा जो आप जो बात कर रहे हैं ना, उस पर बिल्कुल मेरा यही सवाल है कि स्पिनर की बहुत ज्यादा UAE में उस पर डिपेंड करेगी आपकी बॉलिंग। और आप देखें, इंडिया ने उस पर स्पिनर्स को ठीक ठाक तैयार किया है और टीम में उनकी जो सिलेक्शन में स्पिनर्स को प्रेफरेंस दी गई है। तो अब हमारे पास जो स्पिनर्स हैं वो मोस्टली ऑलराउंडर हैं, और उस्मान खादिर बॉल अच्छी करते हैं, लेकिन उस्मान का प्रॉब्लम है कि एक आध बॉल पीछे कर देते हैं या फुल टॉस हो जाता है। सो अब जाहिद के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप में जाहिद उनसे कदरे बेहतर हैं, लेकिन अब उन्हें नहीं प्रेफर किया गया, तो इस पर क्या कहा जा सकता है। लेकिन स्पिन का डिपार्टमेंट मुझे थोड़ा सा कमजोर लग रहा है बाकी इंडिया और दूसरी टीमों के मुकाबले। फवाद साहब, अगर कुछ बात करें, हसन अली पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कल कुछ दिलचस्प स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि मिसबाह-उल हक और वक़ार यूनुस को वर्ल्ड कप के इख्तिताम तक बतौर कोच अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए थे। उन्होंने कहा ऑब्वियसली ये मामला उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वक़ार यूनुस के साथ जो उन्होंने टाइम गुजारा इतने अरसे में टीम के अंदर, तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा उनसे। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए,
बिल्कुल एक प्लेयर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एंड अगर आपके साथ आपके एज अ कोच एज अ टीचर किसी ने अच्छा काम किया और वो चले भी जाएं और आपसे सवाल हो तो आप उनकी तारीफ करेंगे, और बहुत कम हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जो जाने के बाद तारीफ करते हैं, अक्सर ऐसे सवालों को अवॉइड करते हैं। तो हसन ने अच्छी बात की, और अगर आप वैसे भी देखें इतने बड़े इवेंट से पहले आपकी मैनेजमेंट चेंज कर दी जाए तो उस मैनेजमेंट के लिए भी एक इम्तिहान है और टीम के लिए भी, बिकॉज टीम ने एक नई मैनेजमेंट के साथ एडजस्ट होना है। तो आजकल हम एक ऐसे दौर में हैं जहां इतना मुश्किल नहीं होता, लोग अपने प्लान बना के आते हैं और अगर बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करें तो ये पॉसिबल है। लेकिन आप खुद सोचें कि एक मैनेजमेंट 2 साल से आपके साथ चल रहे हैं और उसको आप इतने बड़े इवेंट से पहले चेंज कर दिया जाए, तो कुछ प्लेयर जो ज्यादा करीब होते हैं उनको थोड़ा सा फील होता है। लेकिन एज अ प्रोफेशनल आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी चेंजेस होती हैं आप उसको उसमें एडजस्ट हों और परफॉर्म करें, ये आपकी जिम्मेदारी है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। फवाद साहब, हसन अली ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों की और टीम की तमाम तर जो तवज्जो है वो मरकूज है इंडिया के साथ होने वाले मैच पर और फिर न्यूजीलैंड के, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा हादसा पेश आया है सीरीज़ कैंसिल होने का, तो उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी परफॉर्म करना चाहते हैं इन दोनों मैचेस के अंदर। तो किस तरीके से देख रहे हैं उस हाइप को बिल्डअप होते हुए? देखिए, हाइप बिल्डअप हो रही है, लेकिन ये बाज़ वक़्त हम चीज़ों का सोच के एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं। ये कोई जंग वाला तो है नहीं इतना कि आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए कि आपने मार देना है, उड़ा देना है। आपने दिमाग से खेलना होता है, अपने आप को कंट्रोल रखना होता है, और मैं समझता हूँ कि खामोशी से के साथ परफॉर्म कर देना होता है। और अगर ये सारी चीजें हैं भी तो आप बेहतर ये है कि अपने पास रखें। तो अगर ज्यादा ही होता ही है कि बाज़ वक़्त अगर आप कुछ ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं तो आप अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। तो वो जरूरी बहुत ये होता है कि इन चीजों को बाहर रख के आप ग्राउंड पे जाके परफॉर्म करें और आपको पता हो कि किस तरह से परफॉर्म करना है। जज्बात पे और बहुत ज्यादा ये सोच के कि जी हमने तो हर हाल में, तो ऐसे होता नहीं है। आपने स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनानी होती है, उसके तहत आप डिलीवर करते हैं तो आप जीतते हैं। यही एक तरीका होता है दुनिया भर में। मैथ्यू हेडिन जो है वो कौमी टीम को बतौर कंसल्टेंट कोच ज्वाइन करेंगे यूएई में, मुत्तहदा अरब इमारात में। वर्नन फिलेंडर ने जो है वो टीम को ज्वाइन कर लिया है और इस वक्त वो कौमी टीम की ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा ले रहे हैं एज अ कंसल्टेंट बॉलिंग कोच। सकलैन मुश्ताक जो है वो हेड कोच हैं इस वक्त और टीम की कोचिंग की निगरानी भी कर रहे हैं। बतौर कोच आप इन दोनों को एक तो कैसा देख रहे हैं, दूसरा मुझे बताइएगा काफ़ी ज़्यादा तबसरा भी सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर किया जा रहा है कि वर्नन फिलेंडर जो है वो यंगर हैं शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज दोनों से, तो उनकी टीम में मौजूदगी, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए किस तरीके से देख रहे हैं उसको? देखिए, ये यंगर होना और ये तो एक अलग ही चीज होती है। कोचिंग अगर आप कर रहे हैं, आप उसमें आए हैं, तो आप बात करके कोई वो छड़ी लेके तो नहीं खड़े हो जाते। वो अपनी प्लानिंग करेंगे और ज्यादातर बॉलर्स के साथ मोस्ट प्रॉब्ली काम करेंगे। सो एंड सारा एक रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है, तो उसमें तो आपने जो भी कोच हो जाए आपने उसके साथ काम करना होता है। और अब जो इस दौर में हम दाखिल हो गए हैं, बहुत से प्लेयर्स हैं जो जल्दी क्रिकेट छोड़ देते हैं और वो कोचिंग में आ जाते हैं, और बाज़ वक़्त उन्हीं के सीनियर जो हैं उनके साथ उस टीम में खेल रहे होते हैं जिसमें वो कोचिंग कर रहे होते हैं। सो अब ये चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। और कोचिंग की जहाँ तक ताल्लुक, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनका कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अब देखना है कि वो किस तरह से करते हैं। बट हमारे यहाँ तो हमेशा से ये होता है कि हम बड़े नाम अपने मुल्क के भी लेके आए जिनका कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता था और हम पाकिस्तान की टीम उनके हवाले कर देते थे। यहाँ तो चले, फिर स्टिल एक इवेंट की बात है, उसमें देखना है क्या हो रहा है। और सकलैन मेरे ख्याल से मेन आदमी हैं, हेड कोच हैं, और उनके साथ ये लोग काम करेंगे। तो इस लिहाज से इन लोगों का रोल तो है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सकलैन का है। सकलैन ने इंग्लैंड के साथ भी काम किया हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ भी किया है, वेस्ट इंडीज के साथ, तो सकलैन का काफ़ी एक्सपीरियंस है कोचिंग के हवाले से। लेकिन फवाद साहब, हेडिन जो है उस वक्त टीम को ज्वाइन नहीं कर रहे, उन्होंने बतौर बैटिंग कोच कंसल्टेंट उन्होंने ज्वाइन करना है, तो वो बेहतर ये नहीं था कि अभी इस वक्त ज्वाइन करते, लाहौर उनकी आमद होती और वो टीम को यहीं से ज्वाइन करते, थोड़ा सा सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते, क्योंकि खिलाड़ियों को भी ऑब्वियसली उनके साथ सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा, और अब जब वो ज्वाइन करेंगे टीम को यूएई में तो डायरेक्टली फिर वो वर्ल्ड कप के अंदर टीम दाखिल हो चुकी होगी। 3-4 दिन की बात है। उसूलन तो आप बात सही कह रही हैं, होना चाहिए था। लेकिन हाँ, होता है कि अब आपने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन करने पे राजी हुए थे। सो ये चीज़ों में बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें इग्नोर की जाती हैं, क्योंकि अब आपका अगर कल से भी स्टार्ट हुआ है तो मैक्सिमम आपने
3 दिन और करना है, 15 को आपने चले जाना है। तो अगर आप 3-4 दिन करने के बाद वहां ज्वाइन कर लेंगे, वो 15 को वहीं मौजूद रहेंगे। सो ये छोटी चीजें बाज़ वक़्त आप बड़े जब आपका मकसद बड़ा होता है तो आप इग्नोर भी कर रहे होते हैं। असद शफीक पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन हैं, उनका कहना है कि वो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जीतते हुए देख रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में फवाद साहब? देखिए बिल्कुल पॉसिबल है, आप राइट ऑफ तो नहीं कर सकते पाकिस्तान को। T20 में पाकिस्तान एक अच्छी टीम है और पाकिस्तान ने हमेशा परफॉर्म किया। T20 ओवरऑल अगर आप देखें तो हम कभी भी कोई बहुत नीचे नंबरों पे नहीं चले गए। T20 क्रिकेट में हम अगर सारे फॉर्मेट की बात करें तो T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें हम हमेशा टॉप 3-4 टीमों में आते हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में हम अच्छा खेलते हैं, हमें परेशानी जो हो रही है वो थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट में हो रही है। सो मैं बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो है, ये तो आप कह नहीं सकते। अब देखना ये है कि जब वहां जाते हैं अंडर प्रेशर और बाकी टीमें कितनी तैयारी से आई हुई है, तो ये सब देखना होता है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कौमी टीम वर्ल्ड कप के अंदर किस तरीके से खेलती है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा साहब हमसे बात करने के लिए और अपने अहम व्यूज़ शेयर करने के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अब वर्ल्ड कप के अंदर जाएगी टीम और किस तरीके से परफॉर्म करेगी। दीगर मामलात के ऊपर भी हम बात करेंगे। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। बात करेंगे कुछ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इनामात की जो रकम होंगी वर्ल्ड कप में जीतने वाली टीमों के लिए उनके इनामात का ऐलान कर दिया है और जीतने वाली टीम को $1.6 मिलियन दिए जाएंगे, जबकि जो टीम रनर अप होगी, जो फाइनल में शिकस्त खाएगी, उसको $8 लाख दिए जाएंगे। जबकि सेमीफाइनल्स हारने वाली टीम यानी कि जो टीम तीसरे और चौथे नंबर पर आएगी पॉइंट्स टेबल के ऊपर, उन दोनों टीमों को $4 लाख दिए जाएंगे बतौर इनाम। और बाकी दीगर जो मैचेस होंगे ग्रुप स्टेजेस के अंदर, उसके अंदर भी काफ़ी सारे इनामात रखे गए हैं आईसीसी की जानिब से, जो कि एक खुश आइंद बात है और क्रिकेट के खेल के अंदर जो है वो खिलाड़ियों की खासकर और फिर स्पॉन्सर्स की भी दिलचस्पी को बढ़ाएगा। और देखना यह है कि किस तरीके से अब अरेंजमेंट्स किए जाते हैं वर्ल्ड कप के और जो उसकी ब्रॉडकास्ट है, जो स्पॉन्सर्स हैं, फिर जो ग्राउंड की कंडीशंस हैं, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारी तैयारियां मुतासिर हुई हैं दुनिया में। तो फिर अब देखना यह है कि तमाम तर मामला जो हैं वो जब वर्ल्ड कप का आगाज़ होता है तो किस तरीके से इसको लेकर आगे जाया जाता है। साथ में हम बात करेंगे नेशनल T20 कप की। बलूचिस्तान और साउथर्न पंजाब की टीमें जो हैं वो बहुत मायूस कुन कारकर्दगियों के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं और सेंट्रल पंजाब, सिंध, KP और नॉर्दर्न की टीमें इस वक्त जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई हैं। और अब देखना यह है कि वो कौन सी 2 टीमें होंगी जो फाइनल तक पहुंचेंगी और फिर कौन सी टीम जो है वो नेशनल T20 कप की ट्रॉफ़ी जो कप है वो लिफ्ट करेगी। क्योंकि अब इशू ये हुआ था कि जिन खिलाड़ियों ने हिस्सा लेना था, जो कौमी टीम के स्क्वाड मेंबर्स थे, उनको अपनी अपनी टीमों को छोड़कर जाना पड़ा है वर्ल्ड कप की बायोसिक्योर बबल के लिए, जिसके बाद अब काफ़ी सारे बड़े नाम जो हैं वो मिसिंग हैं और कुछ टीमों में से तो पहले ही जो है वो कुछ कम बड़े नाम थे और उनके जाने के बाद से वो भी अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मामला हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा के कुछ स्टेटमेंट्स की भी। उन्होंने कहा है कि अब जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर फॉरेन कोचेस को लेकर आना चाहते हैं। उन्होंने इस बात का इंदिया दे दिया है कि क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो मामला थे, पहले डिपार्टमेंटल टीम्स हुआ करती थी, अब उसकी जगह रीजनल टीमें बना दी गई हैं डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। और उनके जो कोचेस हुआ करते थे वो अब तक तारीख में, माजी में अगर हम जाएँ तो हमेशा से डोमेस्टिक साबिक क्रिकेटर्स को ही अपॉइंट किया जाता था, लेकिन अब मामला कुछ बदलते नज़र आ रहे हैं। रमीज़ राजा ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की है उन डोमेस्टिक कोचेस के ऊपर और वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहे हैं कि उनकी जो कारकर्दगी रही है, क्योंकि कुछ कहीं एक्सपीरियंस का फुकदान है। और अगर हम बात करें तो फिर उन्होंने इस बात का इंदिया दे दिया है कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी वो फॉरेन कोचेस को लाएंगे। जिस तरीके से कौमी टीम के लिए वो वर्नन फिलेंडर और मैथ्यू हेडन को लेकर आए हैं, अब शायद हमें कुछ बड़े नाम हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसके अंदर कोचिंग करते हुए नज़र आए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो कौमी टीम के अंदर अब सिलेक्शन होगी वो मेरिट पर होगी। इन तमाम बारों में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो इनामी रकूमात का ऐलान किया है, जीतने वाली टीम को $1.6 मिलियन $16 लाख दिए जाएंगे, जबकि $8 लाख
डॉलर का ऐलान किया गया है रनर अप के लिए, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? ये बहुत अच्छा उनका इंसेंटिव है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है, इससे अट्रैक्शन बढ़ेगी। और ये आईसीसी का जो है, आईसीसी एक्चुअली T20 क्रिकेट को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है। जितनी भी उनकी एफिलेटेड कंट्रीज हैं उसमें भी उन्होंने 50 ओवर्स क्रिकेट ख़त्म कर दी है, अब सिर्फ T20 रह गई है। तो उनका सारा फोकस जो है इस वक्त T20 क्रिकेट पे है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि ये ज़्यादा डेवलप हो। और T20 क्रिकेट ही ऐसी है जिसमें उनके पास सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं, सबसे ज़्यादा उसमें उनके पास पैसा आता है, कमर्शियल्स आते हैं। तो जाहिर है वो चाहते हैं कि यही डेवलप हो और यही आगे चले, और इसीलिए उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। हैदर साहब, थोड़ी सी बात करते हैं नेशनल T20 कप की। सेमीफाइनल्स तक बात आ गई है, और थोड़ी सी अगर हम बात करें, बलूचिस्तान और साउदर्न पंजाब की दोनों टीमें बाहर हो गई हैं। दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत मुतासिरकुन नहीं रही। थोड़ा सा लेटर स्टेजेस में टूर्नामेंट की जब ग्रुप स्टेज चल रही थी तो उन्होंने थोड़ा बेहतर परफॉर्म तो किया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रमीज़ राजा ने भी इस बात को लेकर थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि जो स्क्वाड्स बनाई गई थी उसके अंदर थोड़ा सा बैलेंस का फुकदान दिखा। बैलेंस जो है वो कुछ टीमों की तरफ ज़्यादा टिल्टेड था, जिसकी वजह से इन दोनों टीमों के अंदर वो नामवर खिलाड़ी शामिल नहीं थे जिनको हम परफॉर्मर्स कहते हैं, और जो बाद में आके हमारी कौमी टीम का हिस्सा भी बनता है। तो किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। ये रमीज राजा तो क्या पहले हम लोग पहले ही कह रहे थे, सारे जितने भी देख रहे थे, कि ये टीमें बैलेंस नहीं है। आपने दो टीमें जो थी उनको इतना पावरफुल बना दिया, उसमें सारे सुपरस्टार्स डाल दिए, नॉर्दर्न की टीम में, केपी में और सेंट्रल पंजाब में, और दूसरी टीमें जो उनको बहुत वीकर साइड पे छोड़ दिया। तो इससे बैलेंस नहीं हुआ, इससे वो कंपटीशन नजर नहीं आया। ये बहुत जरूरी है कि आप अगर चाहते हैं कि अच्छे बैट्समैन अच्छे बॉलर्स के खिलाफ खेलें तो आपको टीम में बैलेंस रखना पड़ेंगी, ये बहुत जरूरी है। अगर इसी तरह कमजोर टीमों के खिलाफ स्कोर करके सेंचुरियां करते रहेंगे बैट्समैन, तो फिर वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे जब जाते हैं तो वहाँ फेल हो जाते हैं। शर्जील खान का यही प्रॉब्लम है कि वो डोमेस्टिक में तो स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पर उनको बॉलर्स कोई और मिलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बैलेंस टीम होना चाहिए, और स्टार क्रिकेटर्स जो हैं वो सब में इक्वल होना चाहिए, ताकि एक तो टीमों का अपना इंटरेक्शन भी काफी रहेगा, और दूसरी है कि प्लेयर्स जो हैं वो भी दूसरे प्लेयर्स जब खेलेंगे तो जूनियर प्लेयर्स भी उनसे कुछ सीखेंगे। आप बलूचिस्तान, जैसे रमीज ने पहले ही कहा था कि एक टीम तो ऐसी है जो बिल्कुल बहुत ही वीक है, हमें उसमें सोचना पड़ेगा कि हम उस टीम को आगे रखें या ना रखें, या उसमें उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो ये बहुत जरूरी है, इसको बैलेंस करना होगा, वरना ये फिर इसी तरह चलता रहेगा जैसे अब चल रहा है। सेंट्रल पंजाब के लिए वहाब रियाज ने कल बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी पेश की, सेमीफाइनल तक ले आए हैं वो अपनी टीम को। इसी तरीके से साहिबजादा फरहान की भी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही। किस तरीके से ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेस रही हैं टीमों की, किस तरीके से देख रहे हैं उसको? देखिए, वहाब रियाज में अभी भी काफी बॉलिंग में उनके काफी भी एक्साइटमेंट है, और काफी एक्साइटेड बॉलर हैं। उनका सारा कैरियर जो है वो एक्साइटमेंट पे है। जैसे कि शोएब अख्तर कहते हैं कि फास्ट बॉलर अगर एक्साइटेड ना हो तो उसके पास फिर कुछ भी नहीं है। तो ये जल्दी की उनको निकालने में वहाब रियाज को, अभी वो खेल सकते थे, उनको टीम में शामिल किया जा सकता था, लेकिन अब चूंकि सेलेक्टर्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि उनको साइड लाइन करना है, तो उनको बिल्कुल अब वो चाहे जितनी भी विकेट्स लेते रहे, जितनी भी अच्छी बॉलिंग करते रहे, लेकिन उनको सेलेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया नहीं, इनको अब नहीं खिलाना है। तो ये बड़ी ज्यादती की बात है। साहिबजादा फरहान ने भी स्कोर काफी रमीज राजा की अगर हम कुछ बात करें, उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने एक इंदिया दिया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर वो फॉरेन कोचेस को, गैर मुल्की कोचेस को लेकर आना चाहते हैं। कहीं इस फैसले से आप अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो कोई हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को बेहतर होता देख रहे हैं? जी मैं आपके सवाल नहीं सुन सका, जरा दोबारा बताएंगे। रमीज राजा, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने इंदिया दिया है कि वो बाहर से फॉरेन कोचेस को लेकर आना चाहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। तो कुछ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को बेहतर होता देख रहे हैं अगर ये फैसला इंप्लीमेंट होता है? ये इतना ज्यादा आप फॉरेन कोचेस हर चीज फॉरेन पे रख देंगे तो फिर लोकल क्या करेंगे, ये समझ में नहीं आता है। आप अपना यहाँ पे ट्रेंड सेट करना चाहिए इनको, कि अगर जो कोचेस, लोकल कोचेस हैं जो कोचिंग कर रहे हैं, उनको आप कोचिंग कराएं फॉरेन कोचेस से, लेकिन आप प्लेयर्स के साथ कैसे इंटरेक्शन करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता कैसे इनके साथ जो है वो चलेंगे फॉरेन कोचेस। अभी हमारे यहाँ वैसे ही इंग्लिश समझने का और बोलने का एक प्रॉब्लम चल रहा है, नेशनल टीम लेवल पे ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो वहां पे जब इतना प्रॉब्लम है तो फॉरेन कोचेस जब लोकल लेवल पे आएंगे, डोमेस्टिक लेवल पे आएंगे, तो वो क्या करेंगे, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। और ये पैसे अगर लुटाना है तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास भी ऐसे टैलेंटेड कोचेस हैं, उनको थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन दी जाए, गाइडलाइन दी जाए, उसके बाद वो अच्छी कोचिंग कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप डोमेस्टिक लेवल पे फॉरेन कोचेस लेकर आए।
रमीज राजा ने काफ़ी ज़्यादा सराहा है सरफराज अहमद की कारकर्दगी को और रुमन रईस की कारकर्दगी को। उन्होंने कहा है कि अब जो कौमी टीम की सिलेक्शन हुआ करेगी वो अब सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर हुआ करेगी। हैदर साहब, पहले किस चीज़ के ऊपर सिलेक्शन हुआ करती थी? ये देखें रमीज राजा, इसका मतलब ये उन्होंने ये कह दिया है अब तक जो सिलेक्शन होती रही है वो मेरिट पे नहीं हुई है, वो रिश्तेदारियों पे हुई है, दोस्तियों पे, ताल्लुकात पे। ये तो काफी खतरनाक बात की है रमीज राजा ने। या तो वो ये कहते हैं कि भाई जो मेरिट का जो लेवल था, जो मेरिट का ग्राफ था वो सही नहीं था, उसको हम सही करेंगे। लेकिन एकदम से ये कहना कि आप मेरिट पे होगी, इसका मतलब पहले सारे जो है वो सिफारिशी प्लेयर्स थे, ऐसा नहीं था, सारे सब नहीं थे। मेरिट का थोड़ा बहुत कहीं पे जो है वो इनबैलेंस था, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। सारे प्लेयर्स, ये बाबर आजम और रिजवान और जितने भी हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, वो सब यहीं से आए नहीं सेलेक्टर्स, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि अगर वो चाहते हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे सही तरीके से सेलेक्ट हों, जो अच्छे प्लेयर्स हैं खेल रहे हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है तो उनको लाया जाए, ये अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। हैदर साहब, एक डेडलॉक काफ़ी दिनों से बरकरार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL के फ्रेंचाइज ओनर्स के दरमियान। अभी भी कुछ मीटिंग्स उनकी चल रही हैं इन दिनों, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हाइक तो उनको एक ऑफ़र की है रेवेन्यू शेयर के अंदर, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो फ्रेंचाइज की फ़ी थी वो बढ़ाने का भी उन्होंने फैसला किया है, जिसके ऊपर एक डेडलॉक की सिचुएशन है। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, फ्रेंचाइज जो है वो जब तक आप उनके साथ बिल्कुल सही तरह नहीं चलेंगे, उनको कोई फायदा नहीं देंगे, तो फ्रेंचाइज जो है वो भी फिर सही काम नहीं कर पाएंगे। अब तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने अपना तो नुकसान सारा पूरा किया, लेकिन जो फ्रेंचाइजेस थी उनके नुकसान पूरे नहीं किए। तो उनके साथ आप अगर चाहते हैं कि फ्रेंचाइज काम करें, फ्रेंचाइज जो है वो क्रिकेट डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करें और आपको अच्छे प्लेयर्स दें, आपको अच्छी क्रिकेट दें, तो जरूरी है कि फ्रेंचाइज को भी आप कुछ इसमें से फायदा दें। ये तो नहीं हो सकता है कि PCB सारा फायदा उठा ले और फ्रेंचाइज जो है, अब 2-3 फ्रेंचाइज ऐसी हैं वो तो पूरा साल रोती रहती हैं कि हमारा जितना खर्चा हुआ है हमें तो उसका कोई 10% भी नहीं मिल रहा है। तो ये इसको समझना होगा, एक ऐसा इनको मेथड बनाना पड़ा जरूरी है इनके लिए कि जिसमें फ्रेंचाइज भी जो है वो सेटिस्फाई हो और PCB भी हो। दो स्टेक होल्डर्स हैं, दोनों अगर सेटिस्फाई होंगे तभी ये चीज आगे चल सकेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जैसे चल रही वैसे चलती रहेगी कि वो फ्रेंचाइज भी रोती रहेंगे और PCB भी अपने पैसे बनाती रहेगी। तो ये PCB को जो है, अब चूंकि रमीज राजा हैं और रमीज राजा में एक अच्छी बात है कि वो पॉजिटिव चीजें जो है वो एक्सेप्ट भी करते हैं और करना भी चाहते हैं और वो रिवायती अंदाज में काम नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि फ्रेंचाइज के साथ वो कुछ उनका शेयर जो है उसमें इंक्रीज करें और उनको ज्यादा पैसे दें ताकि वो उनका इंटरेस्ट भी रहे और ज्यादा काम कर सकें। तो ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। इस तरीके से क्रिकेट को काफी डेवलपमेंट मिलेगी। हैदर साहब, क्योंकि एज वी ऑल नो डॉलर की जो है वो ऊंचाई की जाने परवास जारी है काफ़ी अरसे से, और जो PSL के फ्रेंचाइज मालिकान थे उन्होंने जिस वक्त टीमों को ख़रीदा था उस वक्त डॉलर के ऊपर इनके मुआहदे हुए थे, रेट्स कुछ और थी, और नाउ एज वी ऑल नो डॉलर जो है वो कहीं से कहीं और जाके पहुंच चुका है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, रुपीज़ डिवैल्यू हो गए। तो PCB ने ऑफ़र की है फ्रेंचाइज ओनर्स को कि वो डॉलर की जो रेट है उसको कहीं लॉक कर दें ताकि जिसके ऊपर उनका मुआहदा हो वो रेट वहीं उसी रेट के ऊपर ही उनके ऊपर बातचीत हो। तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? मैं आपके सवाल पूरी तरह मुझे नहीं सुन सका हूं, दोबारा से बताइए। क्या PCB ने डॉलर रेट को फिक्स करने का जो है वो एक ऑफर पेश की है फ्रेंचाइज ओनर्स को, क्योंकि जब टीमें खरीदी गई थी फ्रेंचाइज ओनर्स की जानिब से उस वक्त डॉलर रेट जो है वो काफी कम था, इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये भी एक इशू था। तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? हाँ, ये देखें, ये तो सही बात है। देखें, उस वक्त जो डॉलर का रेट था उसके हिसाब से आप देखें तो काफी चीजें जो है बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है, अगर डॉलर का रेट फिक्स कर देते हैं तो उससे फ्रेंचाइज को कम से कम एक तो सुकून हो जाएगा कि हमने जितने अपनी इन्वेस्टमेंट की है कम से वो उतना तो हमें वापस आएगा। अब इन्वेस्टमेंट पहले ज्यादा की थी, उसका रिटर्न अब जो है वो करेंसी चेंज होने के बाद कम आएगा, तो ये इनके लिए काफी मुश्किलात होंगी। तो ये अच्छी बात है, ये कमर्शियली तौर पर एक अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि आप देखें, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है, चाहे वो PSL हो, IPL हो, जो भी हो, ये सब कमर्शियली चलते हैं। ये सब अपने लिए खुद अपना बजट क्रिएट करते हैं, अपने स्पॉन्सर्स लाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है मैच्योर कराते हैं। तो ये इसलिए इनके लिए जरूरी है कि इनको जो भी आपने इनके साथ रेट फिक्स किए हैं उतने ही पैसे मिलना चाहिए, ताकि फ्रेंचाइज, वरना अगर आप इसी तरह चलते रहे जैसे पहले चल रहा था, उस वक्त रेट कुछ और था, आज कुछ और है,
तो फिर तो उनको नुकसान ही नुकसान है। तो ये अच्छी बात है, पीसीबी ने अच्छी ऑफर की है और इससे हो सकता है कि वो उनका नुकसान भी पूरा होगा और वो मेंटली जो है वो सेटिस्फाई रहेंगे कि कम से कम ये इस तरफ ये डार्क पॉइंट जो एक था उसको तो हमने कवर कर लिया। हैदर साहब, बात करते हैं कुछ डीआरएस की, डिसीजन रिव्यू सिस्टम की। न्यूजीलैंड के साथ जो पाकिस्तान की होम सीरीज़ होनी थी, जो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गई, उसके अंदर डीआरएस के कुछ इश्यूज आए थे, ब्रॉडकास्टर्स के साथ हमारे मुआहदे नहीं हो सके थे, तो वो सीरीज़ को बायलैटरल सीरीज़ का दर्जा दे दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि उन्होंने जो है वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, जिसकी वजह से डीआरएस की अवेलेबिलिटी के ऊपर जो है वो एक इशू बन गया था और फिर वो अवेलेबल नहीं हो सका। इसी वजह से पीसीबी के जो डायरेक्टर कमर्शियल हैं बाबर हामिद, उनको भी अपनी सीट छोड़नी पड़ गई। अब खबर कुछ ये आई है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनकी बिग बैश होती है, उनकी लीग T20 की, तो उसके अंदर भी इस साल डीआरएस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा क्योंकि उनको भी ब्रॉडकास्टर्स के और लॉजिस्टिक्स के इश्यूज पेश आ रहे हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं, हम कुछ हम बतौर कौम जज्बाती ज़्यादा हो जाते हैं या फिर क्योंकि देखें इस तरीके से तो दीगर मामलात और ममालिक के अंदर भी चल रहे हैं। देखिए, डीआरएस जो है जब नहीं था, जब भी तो क्रिकेट होती थी। डीआरएस एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है नई चीजें आती हैं। कल हो सकता है डीआरएस से भी ज्यादा कोई और नई चीज आ जाए, तो उसके ऊपर इतना शोर करना जो है, अब हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि छोटा सा एक पॉइंट मिलना चाहिए, बस उस पर शोर करना चाहिए। अब रमीज राजा नए चेयरमैन आए थे, चेयरमैन आते ही जो है डिफरेंट मीडियाज ने जो है उसको ब्रेक किया गई थी। रमीज राजा के आते ही जो है पाकिस्तान टीम को डीआरएस से महरूम हो गई। तो ये कोई न्यूज नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। डीआरएस एक अच्छी चीज है, लेकिन डीआरएस के बगैर भी पहले क्रिकेट हुआ करती थी, अब भी डीआरएस के बगैर हो सकती है। हाँ, डीआरएस से हेल्प मिलती है, डीआरएस से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है बॉलर्स को, बैट्समैन को। कई दफा बैट्समैन जो है वो आउट नहीं होता, अंपायर से गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीआरएस नहीं होगी क्रिकेट नहीं होगी। क्रिकेट जो है वो असल चीज तो वो है जो ग्राउंड में खेली जाती है। उसके अलावा जितनी भी बाहर है वो क्रिकेट नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी की सपोर्ट है। टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं आप क्रिकेट में, लेकिन असल क्रिकेट तो वही है ग्राउंड में। आपको जितने भी क्रिटिक्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, फिजिकली क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है। अगर रियलिटी में कुछ नहीं है तो फिर आप डीआरएस क्या जो भी चीजें ले आए, नई और भी नई चीजें ले आए, उससे क्रिकेट तो अच्छी नहीं होगी, बैट्समैन तो बॉलर्स तो नहीं अच्छे बनेंगे। तो ये जरूरी है, बात अगर करनी चाहिए तो ये होनी चाहिए कि क्रिकेट खेलने वालों के लिए क्या एटमॉस्फेयर है, क्या उनके लिए इस वक्त सूरत हाल है, कहाँ पे खेल रहे हैं, ग्राउंड्स कैसे हैं, पिचेस कैसी हैं, उनकी फैसिलिटीज कैसी हैं, जहाँ वो खेलते हैं, एक शहर में कितने ग्राउंड्स हैं, कितने होने चाहिए, कितने कम है, इस पे बात होनी चाहिए। अब एक डीआरएस एक ऐसी चीज है, वो बहुत महंगी चीज है, यहाँ सस्ती नहीं है। और फिर आपको मैं बताऊं कि डीआरएस में ज्यादातर जो टेक्निकल स्टाफ काम करता है वो इंडिया का करता है, क्योंकि वो लो वेजेस पे काम करते हैं। तो इंडिया के लोगों को इस वक्त इंटरनेशनली जो है आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम है, उनको वीजे नहीं मिल रहे हैं, उनको आना जाना, इसलिए ये डीआरएस हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में इसी वजह से हो सकता है फेल हो रही हो या इस साल नहीं मिल रही हो। और पाकिस्तान भी जिस ब्रॉडकास्टिंग ने जिसने एग्रीमेंट किया था न्यूजीलैंड सीरीज में, हो सकता है उसको भी यही प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने कहा हम डीआरएस नहीं कर सकते। तो ये चीजें ऐसी नहीं है जिसमें इतना ज्यादा शोर मचाया जाए, ये हर जगह होती है। शोर मचाना है तो टीम की परफॉर्मेंस पे मचाएं, शोर मचाना है फैसिलिटीज पे, क्रिकेट पे मचाएं, ये ज्यादा अहम। हैदर साहब, बात करेंगे कुछ इंडियन प्रीमियर लीग की। आईपीएल के भी जो है वो एक टीम डिसाइड हो गई है फॉर द फाइनल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो पहुंच गई है। धोनी ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मैच भी फिनिश किया, जिसके बाद विराट कोहली की ट्वीट भी सामने आई थी और उन्होंने उनको चैंपियन करार दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं धोनी को? उन्होंने अब तक आईपीएल के 12 सीजन में से 9 बार जो है वो फाइनल में लेकर गए हैं अपनी टीम को। धोनी देखें बहुत ही सुलझे हुए, खामोश, कम गो और मेहनत करने वाले इंसान हैं, एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो जब खेलते हैं तो ग्राउंड में बहुत सीरियस होकर खेलते हैं, वो दूसरी चीजों के ऊपर नहीं सोचते हैं और जो उनकी टीम के लिए फायदेमंद होता है वही काम करते हैं। उसमें वो अपनी अना नहीं दिखाते, अपनी ईगो नहीं दिखाते। ये बहुत कम कैप्टन्स में है इस वक्त, जितने भी कैप्टन्स हैं प्रेजेंटली या थे पिछले डिकेड में, तो बहुत सारे कैप्टन ऐसे थे कि वो अपनी अना के बायस जो है गलत फैसले लेते थे और फिर उसमें वो नाकाम। धोनी जो है वो एक मुकम्मल एक कंप्लीटली प्लेयर है और वो टीम वर्क पे बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे ही वो नेशनल टीम से बाहर होते हैं तो उनकी क्रिकेट पे खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। आपके सामने शाहिद अफरीदी हैं, जैसे ही नेशनल टीम से बाहर हुए उनकी क्रिकेट भी बिल्कुल डाउन हो गई। फिर उसके बाद इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन धोनी ऐसे हैं, नेशनल टीम को उन्होंने छोड़ दिया लेकिन अभी भी वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने अच्छे खेल रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने जो है फाइनल तक ले गए हैं
और फिर अपने साथ प्लेयर्स को वो टीम बना के चलते हैं, सबके साथ मिल के चलते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद देखा है कि धोनी वो प्लेयर हैं, वाहिद कैप्टन मैंने देखा है कि जो उनके रूम में प्लेयर्स घुसे रहते थे, खेलते रहते थे, उनसे बातें करते रहते थे। वरना पाकिस्तानी टीम के कप्तान मैंने देखे हैं कि वो अपने रिजर्व इतना रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। तो धोनी एक बहुत ही डिफरेंट टाइप के पर्सन है, और धोनी को मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कपिल देव के बाद सबसे ज्यादा और सचिन तेंदुलकर के बाद अगर किसी को इंडियन क्रिकेट में याद रखा जाएगा तो धोनी हो। हैदर साहब, अगर हम थोड़ी सी बात करें, धोनी को हम बतौर खिलाड़ी तो नहीं देख सकेंगे वर्ल्ड कप के अंदर T20 के, और लेकिन वो हमें इंडिया के डगआउट में ज़रूर दिखाई देंगे। उनको बतौर मेंटोर जो है वो टीम के साथ लेकर जाया जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं उनकी मौजूदगी को? ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि धोनी और विराट कोहली के दरमियान अच्छे रिलेशंस नहीं थे कभी भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने विराट कोहली ने भी उनको रिकग्नाइज किया कि मेंटोर के ऐसे से जाएं, और धोनी खुद भी तैयार हुए। आप देखें, धोनी नेशनल टीम के लिए बात करते हैं हमेशा। वो चाहते हैं कि अगर मेरे पास कुछ है जो मैं सिखा सकूं, तो इस T20 वर्ल्ड कप में मैं अपने प्लेयर्स की मदद कर सकूं और नेशनल टीम को जो है विक्ट्री स्टैंड ले सकूं। ये बड़ी अच्छी बात होती है। आप हमारे पास भी देखें ऐसे हैं जो मेंटोर का रोल प्ले कर सकते हैं। हम लोग या तो उनको नहीं लेना चाहते, या अगर किसी को लें तो वो आना नहीं चाहते। यूनुस खान है, यूनुस खान हमारे साथ थे, लेकिन यूनुस खान ने उनके साथ ऐसा सलूक किया गया कि वो छोड़ के चले गए। तो धोनी जो है वो बहुत बड़ी बात है कि धोनी क्रिकेट खेलने के बाद, छोड़ने के बाद भी टीम के लिए सोच रहे हैं और टीम के साथ एज ए मेंटोर काम करने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ धोनी जैसे आदमी से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धोनी से आप हमेशा वही एक्सपेक्ट करेंगे जो उनकी नेशनल टीम के लिए सबसे फायदेमंद होता है। हैदर साहब, भारतीय टीम के अंदर एक तब्दीली की भी जो है वो कुछ खबरें सामने आ रही हैं, और एक्सपेक्टेड है कि अभी 15 तारीख तक इसके ऊपर फैसला भी कर लिया जाएगा। हार्दिक पांड्या की फिटनेस के ऊपर कुछ सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। IPL में अभी तक उन्होंने एक भी ओवर बॉलिंग नहीं की है, और लग कुछ इस तरीके से रहा है कि उनको रिप्लेस किया जा सकता है किसी और फास्ट बॉलर के या किसी ऑलराउंडर की जानिब से। तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? हाँ, देखिए, हार्दिक पांड्या उनके बड़े मौसर ऑलराउंडर हैं इंडिया के, लेकिन आप देखें तो लास्ट सीरीज जो उन्होंने वनडे सीरीज खेली वहाँ पे श्रीलंका में, उसमें भी वो इतने अच्छे नहीं रहे थे। वहाँ भी उनके फिटनेस के प्रॉब्लम्स आते रहे। फिर उसके बाद वो टेस्ट टीम में भी थे, लेकिन इंग्लैंड में टेस्ट टीम में उनको नहीं इंक्लूड किया गया। तो हार्दिक पांड्या वैसे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अगर वो नहीं होंगे तो इंडिया को यकीनी तौर पर एक नुकसान होगा, एक गैप आएगा उनकी बैटिंग में और बॉलिंग में, क्योंकि बैटिंग वो बड़े हार्ड हिटर हैं और बॉलिंग तो मिडिल में अच्छी बॉलिंग करते हैं, मिडिल के ओवर्स बड़े अच्छे करते हैं। तो ये एक नुकसान होगा अगर वो नहीं होंगे इंडिया के लिए। और जाहिर सी बात है, जो अपोनेंट्स हैं इंडिया के, पाकिस्तान है या दूसरी टीम है, उनके लिए एक अच्छी बात है, फायदेमंद बात होगी कि हार्दिक पांड्या जो सामने नहीं होंगे। तो इंडिया के लिए तो बहरहाल ये एक नुकसान होगा अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते। हैदर साहब, क्योंकि हम स्क्वाड की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की T20 के अंदर वर्ल्ड कप स्क्वाड की। हमने जो है वो पहले 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया, साथ में 3 रिजर्व खिलाड़ी थे। अगर थोड़ा सा हम दूसरी जानिब देखें, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान करने के बजाय 23 मुमकिन खिलाड़ियों का जो पूल था उसके नाम का ऐलान किया था, और उन्होंने अब अपनी हतमी शक्ल दी है स्क्वाड को। तो बेहतर ये नहीं था क्योंकि हम नेशनल T20 कप की या फिर अगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ होती तो वो खेलने जा रहे थे, खिलाड़ियों की जो है ओवरऑल कारकर्दगी को देखा जाता और फिर उस पूल के अंदर से खिलाड़ियों के नाम को फाइनलाइज किया जाता, बजाय इसके कि एक हमारी पूरी जगह साई होती पूरी दुनिया के अंदर, और आखिरी वक्त के अंदर बिल्कुल आखिरी दिन था बायोसिक्योर बबल में जाने का, उस दिन हम स्क्वाड के अंदर तब्दीली करते। हाँ, तो क्या ये बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। देखें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ नेशनल टीम जो है उसको बहुत ही हाई लेवल पे समझा जाता है कि बस उसमें जो है जो खेल रहा है, जो खेलेगा वो फिर अब उसके और कोई काम नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है, इनको इंतजार करना चाहिए था। देखिए, नेशनल T20 कप में जो नेशनल प्लेयर्स आए वो तो सीरीज न्यूजीलैंड से नहीं हुई, तो फिर वहाँ से उनको कहा गया कि भाई आप जाएं वहाँ पे खेलें ताकि आपको कुछ प्रैक्टिस ट्रेनिंग मिल सके। लेकिन इनिशियली तो वो डिजाइन नहीं थे इस नेशनल T20 कप के लिए। नेशनल प्लेयर्स, स्टार क्रिकेटर्स इनिशियली इसमें डिजाइन नहीं थे, ये तो इनको बाद में जो है वो इंटर किया गया है इसमें। और न्यूजीलैंड की सीरीज जो थी वो उससे भी मैं समझता हूँ उससे भी ये इन्होंने प्लेयर्स नहीं लेने थे, ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहे थे। ये तो पहली लिस्ट बना चुके थे कि हमने जो है 14 प्लेयर्स कौन से रखे, प्लेयर्स जो है वो अगर आते हैं
14 प्लेयर्स के साथ वो अगर जाते उस वक्त, तो आपको फिर ये प्लेयर्स नजर नहीं आते। ये तो आप जो है ये अच्छा हुआ कि नेशनल T20 कप हो गया, इसको आप शाबाश दें कि ये इसकी वजह से आपको 3 प्लेयर्स बाद में मिल गए। सरफराज बाद में आ गए, शोएब मलिक बाद में आ गए। तो ये प्लेयर्स जो हैं, अगर ये नेशनल T20 कप नहीं होता और ये नहीं खेल रहे होते तो ये कभी भी नहीं आ सकते थे, इनका कोई चांस ही नहीं था। और इस नेशनल T20 कप ने ही कुछ प्लेयर्स को जो है बाहर भी करा दिया। शोएब मकसूद बाहर हो गए, मोहम्मद हसनैन बाहर हो गए, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। लेकिन आप सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए कि आप किस वक्त कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि श्रीलंका की तरह एक 23 या 25 लड़कों का एक पूल बना देते कि इसमें हम 15 तारीख को 15 अक्टूबर को हम एक फाइनल स्क्वाड इसमें से ऐलान कर देंगे, तो ये ज्यादा बेटर था। लेकिन इसके बजाय इन्होंने पहले तो असल में ये देखा देखी करते हैं। इंडिया ने टीम का ऐलान किया, इन्होंने जज फॉर इंडिया की टीम जो है बहुत सेटल है, उनके पास जो है वो उन्होंने 1 साल पहले से तैयार कर रखे हैं कि ये प्लेयर्स हमें T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना है अगर कोई इंजर्ड ना हो। लेकिन यहाँ तो आप हर सीरीज में नए ला रहे थे जिसको खिलाना है। आसिफ अली को आप जिम्बाब्वे ले गए, इंग्लैंड में ड्रॉप कर दिया। शोएब मकसूद को आप जिम्बाब्वे नहीं ले गए, इंग्लैंड ले गए। तो यहाँ पे तो समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, काफ़ी सारे मामला जो है वो मिस्टीरियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चलाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब हमसे अपनी कीमती आरा का इजहार करने के लिए। और अब देखना यह है कि वर्ल्ड कप जो है वो चंद ही दिन दूर रह गया है। कौमी टीम भी हमारी जो है वो तैयारियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ है। कोचेस की निगरानी के अंदर जो है वो उनकी तैयारियाँ जारी हैं। और अब देखना यह है कि किस तरीके से टीम वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म करेगी। सी यू एट द सेम टाइम टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।